दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्रों ने अपनी क्लास टीचर सीमा मैम के साथ एक शैक्षिक यात्रा की योजना बनाई। यह यात्रा एक सुनसान जंगल में स्थित पुरानी खंडहर नुमा स्कूल बिल्डिंग तक की थी, जो कभी अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। यह जगह लंबे समय से वीरान पड़ी थी और इसे इतिहास व शोध के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता था। छात्रों में रवि, नेहा, आदित्य, सोनिया और उनके कई अन्य दोस्त शामिल थे। सबने इस ट्रिप को लेकर खूब तैयारी की। शनिवार की सुबह बस ने स्कूल से निकलकर जंगल की ओर अपना सफर शुरू किया। यात्रा के दौरान बस में बच्चों का शोर शराबा, गाने और हंसी मजाक गूंज रहे थे। सीमा मैम बच्चों को समझा रही थीं कि कैसे यह ट्रिप उनके ज्ञानवर्धन के लिए उपयोगी होगी। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद बस एक सुनसान इलाके में पहुंची। चारों तरफ घना जंगल था और बीच में एक पुरानी इमारत खड़ी थी। यह वही खंडहरनुमा स्कूल था जिसकी कहानियां लोग अक्सर सुनाते थे। बस ड्राइवर ने उन्हें चेतावनी दी कि यह जगह भले ही दिखने में शांत हो, लेकिन यहां सूरज डूबने के बाद रहना सुरक्षित नहीं है। ड्राइवर की बात पर बच्चों ने हंसी उड़ाई और इसे एक डरावनी कहानी समझा। सीमा मैम ने बच्चों को इमारत के अंदर जाने के लिए कहा। इमारत के अंदर जाते ही सबको अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स थीं, फर्श पर टूटी कुर्सियां और मेजें बिखरी पड़ी थीं। खिड़कियों के कांच टूट चुके थे और धूप अंदर मुश्किल से पहुंच रही थी। नेहा ने एक कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी देखी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी टीचर की थी जो इस स्कूल में पढ़ाती थी। उसमें लिखा था कि यह स्कूल एक समय खुशहाल था, लेकिन बाद में यहां अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे अजीब तरीके से व्यवहार करने लगे। एक बार टीचर ने देखा कि बच्चे आधी रात को बिना आवाज किए चल रहे थे। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं। यह पढ़ते ही नेहा ने डायरी बंद कर दी और घबरा गई। सबने इसे मजाक में लिया और मस्ती करने लगे। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब डर गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने कहा कि यह हवा की वजह से हुआ होगा। सबने खुद को शांत किया और आगे बढ़े। कुछ समय बाद आदित्य को एक अन्य कमरे में दीवार पर अजीब निशान दिखे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। इस बीच सोनिया ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर अब सबके चेहरों पर साफ झलक रहा था। सीमा मैम ने बच्चों से कहा कि अब समय हो गया है और उन्हें यहां से वापस जाना चाहिए। सबने सहमति जताई और इमारत से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें एहसास हुआ कि जंगल का रास्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने आते वक्त देखा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया था। रवि ने अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। नेहा ने टॉर्च चालू की और सबने मिलकर रास्ता खोजने की कोशिश की। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। पेड़ों के पीछे से उन्हें अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं। आदित्य ने कहा कि यह सब उनका भ्रम है, लेकिन सोनिया ने चीखते हुए कहा कि उसने एक परछाई को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा है। सीमा मैम ने सबको शांत किया और एक लाइन में चलने को कहा। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास एक लाल रंग की साड़ी पहने हुई परछाई खड़ी थी। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और पीछे हटने लगे। तभी वह परछाई गायब हो गई। अब डर उनके सिर पर हावी हो गया था। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल में एक पुराना घर दिखा। घर के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। सबने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए। घर के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। सब अंदर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे धुंधले और अजीब लग रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर अपने नाखून रगड़ रहा हो। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अचानक रोशनी बंद हो गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। सबने घबराकर एक दूसरे को पुकारा। आदित्य ने टॉर्च चालू की, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी तुरंत बुझ गई। आवाजें अब और तेज हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया
और एक जोर की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। सबने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। सीमा मैम ने सबको दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। फर्श पर अचानक खून के निशान दिखने लगे जो दीवार की ओर जा रहे थे। नेहा ने रोते हुए कहा कि यह जगह शापित है। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक आवाज आई, तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। सबके चेहरों पर डर और घबराहट थी। क्या वे वहां से बच पाए? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कमरे की दीवारों से आती भयानक आवाजें हर किसी को और ज्यादा डराने लगीं। बच्चों की चीखें और सीमा मैम की घबराहट भरे निर्देश पूरे माहौल को और भयावह बना रहे थे। रवि ने अचानक महसूस किया कि दीवारों पर जो खून के निशान थे वे धीरे धीरे फैलने लगे हैं और उन पर अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन निशानों को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर रहा हो। नेहा ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें शांत रहना होगा, घबराने से हम और फंस सकते हैं। आदित्य ने टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की और इस बार टॉर्च जल गई। उसकी हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे की छत पर कोई परछाई लटक रही थी। परछाई धीरे धीरे नीचे आने लगी। सोनिया ने जोर से चीखते हुए कहा, वो कुछ आ रहा है, भागो! लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। परछाई अब जमीन पर आ चुकी थी। उसका चेहरा बेहद डरावना और भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहर रहे थे। वह धीरे धीरे बच्चों की ओर बढ़ने लगी। सीमा मैम ने बच्चों को अपने पीछे खड़े होने को कहा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। तभी रवि ने कमरे के एक कोने में जमीन पर एक छोटा सा दरवाजा देखा। उसने बाकी सबको बताया, यहाँ एक और रास्ता हो सकता है, हमें इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। सभी ने मिलकर वह दरवाजा खोला। वह एक संकरी सुरंग की ओर जाता था। बिना सोचे समझे सब उसमें घुस गए। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में बच्चों के चेहरे और कुछ भयानक आकृतियां थीं, जो मानो उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। सुरंग बहुत लंबी थी। चलते चलते उन्हें लगा कि वे सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अचानक उन्होंने महसूस किया कि सुरंग के अंदर हवा की गति रुक गई है। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। नेहा ने घबरा कर कहा, मुझे लगता है कि हम फंस गए हैं। तभी सुरंग के अंदर एक और दरवाजा दिखाई दिया। सबने सोचा कि शायद यह बाहर निकलने का रास्ता हो। दरवाजे को खोलते ही वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। कमरा किसी पुराने तहखाने जैसा लग रहा था। वहां दीवारों पर बड़े बड़े मोमबत्तियां जली हुई थीं और बीच में एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था। सोनिया ने दर्पण की ओर इशारा करते हुए कहा, यह क्या है? यहां इतना बड़ा शीशा क्यों रखा है? जैसे ही उन्होंने दर्पण में झांक कर देखा, उसमें उनकी परछाइयों के साथ साथ अजीब आकृतियां भी दिखने लगीं। वे आकृतियां मानो उनसे कुछ कहना चाह रही थीं। तभी दर्पण में एक आकृति ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह हमारी है। अगर तुम यहां से बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। सीमा मैम ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? आकृति ने जवाब दिया, यह स्कूल शापित है। यहां आने वाले कोई भी वापस नहीं जा सके, लेकिन अगर तुम में से कोई एक हमारी आत्माओं के साथ जुड़ने को तैयार हो तो बाकी जा सकते हैं। यह सुनते ही सभी बच्चों के चेहरे पर डर और चिंता छा गई। रवि ने कहा, यह कैसे संभव है? हम तुम्हारी शर्त नहीं मान सकते। आकृति ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। या तो मेरी बात मानो या फिर हमेशा के लिए यहीं रहो। सभी ने मिलकर उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। सोनिया ने दीवारों को टटोलते हुए देखा कि एक दीवार थोड़ी कमजोर लग रही है। आदित्य ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार दीवार टूट गई और वे एक और सुरंग में पहुंच गए। सुरंग से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि वे वापस उसी जंगल में थे, लेकिन यह जगह अलग लग रही थी। चारों तरफ घना कोहरा और खामोशी थी। सूरज ढल चुका था और अब रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। जंगल में चलते हुए उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ने पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता था,
लेकिन अजीब सी फुसफुसाहटें उनके कानों में गूंज रही थीं। नेहा ने रोते हुए कहा, हमें कभी यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह श्रापित है। सीमा मैम ने बच्चों को हिम्मत दी और रास्ता खोजने के लिए कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां पुराने जमाने की चीजें रखी हुई थीं। एक कोने में एक पिंजरा था जिसमें किसी का कंकाल पड़ा था। सोनिया ने कहा, यह झोपड़ी भी सुरक्षित नहीं लग रही, हमें यहां से बाहर जाना होगा। तभी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में चारों ओर से आवाजें आने लगी। तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, यह जंगल अब तुम्हारा घर है। क्या वे उस श्रापित जंगल से बच पाए? क्या वे उन आत्माओं की शर्त मानने को मजबूर हो गए, या फिर उन्होंने किसी और रास्ते से अपनी आजादी पाई? कहानी की यह रात और भी गहरी हो रही थी और उनके पास समय कम था। दरवाजा बंद होते ही झोपड़ी के अंदर अंधेरा छा गया। हर तरफ से फुसफुसाहटें और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह टॉर्च भी अब काम नहीं कर रही थी। नेहा ने घबराते हुए सीमा मैम का हाथ पकड़ लिया। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। आदित्य ने झोपड़ी के कोनों की ओर देखा, जहां से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? हमें छोड़ दो, हम यहां गलती से आ गए हैं। अचानक झोपड़ी की दीवारों पर परछाइयां बननी शुरू हो गईं। उन परछाइयों का आकार इंसानों जैसा था, लेकिन उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। एक परछाई आगे बढ़कर झोपड़ी के बीच में आ गई और उसकी काली आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। वह ठंडी डरावनी आवाज में बोली, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, यह जंगल तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। सीमा मैम ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमें यहां से जाने दो। वह परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उसने कहा, यह स्थान उन लोगों का है जिन्होंने अपने गुनाहों के कारण यहां आत्माओं की दुनिया में फंसे हुए हैं, और अब तुम भी इसमें शामिल हो। सभी ने मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। झोपड़ी के अंदर अब हवा चलने लगी थी, लेकिन यह हवा असामान्य थी। इसमें गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो। सोनिया ने रोते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, मैं अब और नहीं रह सकती। नेहा ने दीवार के एक कोने पर ध्यान दिया, जहां एक पुरानी लकड़ी की खिड़की थी। उसने बाकी सबको इशारा किया और मिलकर खिड़की तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही खिड़की का एक हिस्सा टूटा, बाहर की ठंडी हवा अंदर आई। उन्होंने जल्दी जल्दी खिड़की का पूरा हिस्सा तोड़ा और एक एक करके बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि जंगल और अंधेरा हो गया था। पेड़ों की शाखाएं हवा में किसी हाथ की तरह हिल रही थीं, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। सभी ने मिलकर तेजी से एक दिशा में भागना शुरू किया। परछाइयां अब झोपड़ी से बाहर आ चुकी थीं और उनका पीछा कर रही थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था कि वे परछाइयां और करीब आ रही हैं। भागते भागते उन्होंने एक पुराना पत्थर का रास्ता देखा। रास्ता सुनसान और लंबा था, लेकिन यह उनके लिए एकमात्र उम्मीद की किरण जैसा था। वे उस रास्ते पर दौड़ते रहे। तभी पीछे से एक जोर की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि सभी ठिठक गए। सोनिया ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रवि ने सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। कुछ देर बाद उन्हें रास्ते के किनारे एक पुरानी लालटेन जलती हुई दिखी। लालटेन के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह बहुत शांत नजर आ रहा था। उसने उनकी ओर देखा और कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जगह श्रापित है? सीमा मैम ने जल्दी से सारी बात उसे बताई और मदद की गुहार लगाई। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, यहां से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और एकता दिखानी होगी। उसने उन्हें एक पुराने पेड़ की ओर इशारा किया और कहा कि वह पेड़ इस जंगल का केंद्र है। अगर वे उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उसने चेतावनी दी कि उस रास्ते पर कई बाधाएं आएंगी और अगर उनमें से कोई भी कमजोर पड़ा तो वे सभी फंस जाएंगे। सभी ने बूढ़े की बात मानी और पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया।
रास्ते में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में आने लगीं और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक आदित्य का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसने देखा कि उसकी टांगों को किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया है। सबने मिलकर उसे खींचा और आखिरकार उसे बचा लिया। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के चारों ओर लाल रोशनी का घेरा था। उस घेरे को पार करने के लिए उन्हें अपनी सारी हिम्मत जुटानी थी। जैसे ही उन्होंने उस घेरे में कदम रखा, चारों तरफ अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। वह चीखें इतनी तेज थीं कि उनके कानों में दर्द होने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के करीब पहुंच गए। पेड़ के नीचे एक पत्थर की तख्ती थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, जो भी इस श्राप से मुक्त होना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक एक करके हर किसी के सामने उनके सबसे बड़े डर ने भौतिक रूप ले लिया। सामने उसका डरावना सपना सच हो गया, जहां वह अंधेरे में अकेला था। नेहा को अपने जीवन के सबसे बुरे पल का सामना करना पड़ा। सीमा मैम ने खुद को अपने छात्रों को खोते हुए देखा। हर किसी को अपना डर दूर करने के लिए अपने मन की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरकार जब सभी ने अपने डर को पार कर लिया तो पेड़ से एक चमकती हुई रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि सबने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे वापस उसी बस के पास खड़े थे जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। ड्राइवर ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था कि सूरज ढलने से पहले लौट आना। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी जो उनके दिल में एक आखिरी डर छोड़ गई। ड्राइवर की मुस्कान ने सबको ठिठकने पर मजबूर कर दिया। रवि ने घबराते हुए पूछा, क्या आप जानते थे कि इस जंगल में क्या होता है? ड्राइवर ने उनकी ओर देखा, लेकिन जवाब देने के बजाय उसने बस का इंजन चालू कर दिया। सीमा मैम ने ड्राइवर से कहा, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। कृपया हमें इस जगह से दूर ले चलिए। बस धीरे धीरे जंगल के घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ने लगी। हर कोई चुप था, जैसे अभी भी उस डरावनी घटना के प्रभाव में हो। खिड़की से बाहर झांकते हुए नेहा ने देखा कि पेड़ों के बीच वही लाल आंखों वाली परछाइयां अभी भी उन्हें देख रही थीं। उसने डरते हुए सोनिया को अपनी बात बताई, लेकिन सोनिया ने कुछ भी न देखने की बात कही। नेहा ने यह सोचकर चुप रहना बेहतर समझा कि शायद उसका वहम हो। बस अब जंगल से बाहर निकलने के करीब थी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बस के अंदर अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। यह ठंड असामान्य थी, जैसे किसी ने अचानक कमरे का तापमान गिरा दिया हो। रवि ने आगे जाकर ड्राइवर से पूछा, यह ठंड क्यों महसूस हो रही है? बाहर तो मौसम सामान्य है। ड्राइवर ने बिना उनकी ओर देखे कहा, यह ठंड हमेशा महसूस होती है जब कोई इस जंगल से होकर गुजरता है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि अब तक जिंदा हो। उसके इन शब्दों ने पूरे बस में खामोशी फैला दी। आदित्य ने खिड़की के बाहर देखा और अचानक चीख पड़ा, वह देखो, वही परछाई बस के साथ साथ चल रही है। सभी खिड़कियों की ओर देखने लगे और सचमुच बस के दोनों ओर जंगल के पेड़ों के बीच परछाइयां तेजी से दौड़ रही थीं। वे हर बार और करीब आती जा रही थीं। सीमा मैम ने घबराकर ड्राइवर से कहा, बस को और तेज चलाइए, हमें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन ड्राइवर ने जवाब में कहा, यह मेरी सीमा से बाहर है। यहां से बचने का रास्ता तुम लोगों के ही हाथ में है। यह सुनकर सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। बस अचानक रुक गई। सबने देखा कि सामने सड़क के बीचों बीच एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति पूरी तरह से काली थी, जैसे अंधेरे से बनी हो। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे की तरह चमक रही थीं। ड्राइवर ने तुरंत बस को रिवर्स में डालने की कोशिश की, लेकिन बस ने किसी अदृश्य शक्ति के कारण काम करना बंद कर दिया। आकृति धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगी। बस के अंदर बैठे हर बच्चे की सांसें थम गईं। सोनिया ने घबराकर कहा, यह सब फिर से शुरू हो रहा है, हम इससे कैसे बचेंगे? नेहा ने रोते हुए कहा, हम सब मारे जाएंगे। सीमा मैम ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, शांत रहो, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा।
तभी वह आकृति अचानक गायब हो गई। बस के अंदर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा कुछ ही पलों के लिए था। ड्राइवर ने बस को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चालू हो गया। उसने तेजी से बस को आगे बढ़ाया, लेकिन अब सबने महसूस किया कि बस उन्हीं रास्तों पर बार-बार घूम रही है। आदित्य ने कहा, यह वही जगह है, हम घूम फिर कर वापस आ रहे हैं। ये जंगल हमें बाहर नहीं जाने देगा। तभी नेहा ने बस के अंदर की दीवार पर अजीब से निशान देखे। वह निशान धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगे। शब्दों में लिखा था, तुम अभी तक नहीं समझे, तुम्हें बाहर निकलने के लिए एक बलिदान देना होगा। यह पढ़ते ही सबके चेहरे पर डर और चिंता फैल गई। सीमा मैम ने कहा, हम में से कोई भी बलिदान नहीं देगा, हमें और कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन तभी बस के अंदर तेज हवा चलने लगी और सबने महसूस किया कि उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। बस एक बार फिर रुक गई। इस बार जंगल पूरी तरह से शांत था। बाहर केवल सन्नाटा था। ड्राइवर ने कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, तय करो कि तुम यहां से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी और की आवाज हो। सीमा मैम ने बस के अंदर सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक साथ रहना होगा। अगर यह कोई परीक्षा है तो हम मिलकर इसे पास करेंगे। कोई भी अलग अलग निर्णय नहीं लेगा। तभी नेहा ने धीरे से कहा, अगर हमें बलिदान देना ही होगा तो मैं तैयार हूं। यह सुनते ही सबने नेहा को रोका, लेकिन नेहा ने कहा, हम सब यहां फंसे हुए हैं। अगर मेरी वजह से तुम सब बच सकते हो तो यह मेरा निर्णय है। उसने बस के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा अपने आप खुल गया और उसने बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। जंगल धीरे धीरे गायब होने लगा। बस का इंजन फिर से चालू हो गया और ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस को चलाना शुरू कर दिया। सभी ने खिड़की से बाहर देखा और अब जंगल की जगह खुले रास्ते और गांव नजर आने लगे। लेकिन नेहा अब बस में नहीं थी। उसने अपनी कुर्बानी देकर सबको बचा लिया था। बस स्कूल के गेट पर पहुंची और सबने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरों पर नेहा की कमी का दुख साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि उनकी इस यात्रा ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है। सीमा मैम ने बस से उतरते ही ड्राइवर से पूछा, अब तुम कौन हो? ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल वह हूं जो रास्ता दिखाता है। बाकी तुम्हारी किस्मत थी। और वह बस के साथ वहां से गायब हो गया।